बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने आपके उर्दू के निसाब में शामिल असनाफ सुखन के हिस्सा नसर में से आपको तारीफें बताई थी। मजमून, नावल, अफसाना, लोक कहानी, ड्रामा खाका, आप बीती और सफरनामे की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे असनाफ सुखन के हिस्सा नज़म के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नज़म क्या होती है। नज़म के लुग़वी माना है लड़ी या तसलसल के। लड़ी या माला जैसे कि मोतियों की एक माला होती है या तस्बीह के दानों की एक माला होती है जिसके अंदर एक के बाद एक तमाम मोती पिरोए हुए होते हैं और उनसे वो एक लड़ी बन जाती है। तो नज़म के लुग़वी माना है लड़ी के। अब आपको बताते हैं कि नज़म की तारीफ क्या है। नज़म तसलसल पर मबनी अशार के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसमें एक मरकजी ख्याल हो, उसके लिए किसी मौजू की कैद नहीं और ना ही उसकी कोई हुय्यत मुतय्यन है। नज़म के लिए किसी मौजू की कैद नहीं, जिस तरह कल आपने मजमून की तारीफ में पढ़ा था कि मजमून लिखने के लिए किसी मौजू की कैद नहीं, इसी तरह नज़म के लिए भी किसी मौजू की कैद नहीं। नज़म किसी भी मौजू के ऊपर कही जा सकती है या हो सकती है और उसकी कोई हुय्यत भी मुतय्यन नहीं, यानी कि नज़म की कोई हुय्यत मुतय्यन नहीं है कि इसमें 5 ही शेर होंगे, 6 ही शेर होंगे, 3 ही होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है हम्द। हम्द क्या होती है? वो नज़म या अशार का मजमुआ जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। मिसाल, तारीफ लिखने के बाद आप किसी भी हम्द का एक शेर जो आपको आसानी से याद हो जाए अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। हम्द के बाद आती है नात। वो नज़म या अशार का मजमुआ जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ये तो हो गई तारीफ और यहाँ पर भी मिसाल में आप अपनी पसंद की किसी भी नात के अशार जो आपको आसानी से याद हो जाते हो एक शेर लिख सकते हैं। उसके बाद आती है वाई। वाई सिंधी जबान में नज़म की एक खास शक्ल है जिसमें मतले का मिसरा सानी हर शेर के बाद दोहराया जाता है। मिसाल, ये हो गई वाई की मिसाल। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मतला क्या होता है क्योंकि मतले की तारीफ आगे आने वाली है और जब मैंने आपको गज़ल पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि मतला क्या होता है। उसके बाद आ जाती है गज़ल। गज़ल की लुग़वी माना है औरतों से बातें करना। गज़ल में मुख्तलिफ ख्यालात को जुदा जुदा अशआर में बयान किया जाता है। उसके हर शेर में एक मुकम्मल मफ़हूम अदा होता है। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसे मतला कहते हैं। मतले के सिवा बाकी अशार में हर दूसरे मिसरे में काफिया होना जरूरी नहीं। गज़ल में रदीफ का होना जरूरी नहीं। गज़ल में हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं और यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप अपनी किताब में से ही किसी भी गज़ल का एक शेर कोट कर सकते हैं। कसीदा। कसीदा उस सिन्फ़े सुखन को कहते हैं में तारीफ का पहलू शामिल हो। कसीदा अरबी ज़बान की मकबूल सिन्फ़े सुखन रही है और अरबी से फ़ारसी ज़बान के रस्ते उर्दू में दाखिल हुई है। कसीदे में मज़ामीन या ख़यालात मुसलसल और मरबूत होते हैं। कसीदा सिर्फ तारीफ व तौसीफ तक ही महदूद नहीं है बल्कि नात, मनक़बत, तारीख़ी हक़ाइक़ वग़ैरह पर भी कसीदे लिखे गए हैं। कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अब बारी आती है मरसिए की। मरसिया नज़म की वो किस्म है जिसमें मरने वालों के कारनामे और खूबियाँ और तारीफ़ें बयान की जाएं। ज़्यादातर मरसिए शोहदाए करबला पर लिखे गए हैं और इसमें आप मिसाल के तौर पर किसी भी मरसिए का एक शेर लिख सकते हैं। इन तमाम तारीफ़ों के आखिर में एक एक मिसाल आप अपनी मर्ज़ी से तहरीर कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से तहरीर करने का मकसद ये है कि हर बच्चे की मिसाल मुख्तलिफ हो और हर बच्चा वो मिसाल तहरीर करे जो उसको याद करने में भी आसान लगे और उसको याद रखने में भी आसान लगे, यानी कि आपको याद करते वक्त भी आसानी हो और जब आपको वो पेपर में लिखना हो तो उस वक्त भी आपको फटाफट से वो याद आ जाए। मसनवी एक बहुत तवील नज़म होती है। इसमें भी आमतौर पर हुस्न इश्क की दास्तानें और तसव्वुफ और इखलाकिया मज़ामीन पर मबनी वाक़यात बयान किए जाते हैं। मिसाल, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम तो इस अहद को अब वफा कर चले। उसके बाद आता है मुखम्मस। मुखम्मस उस नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। हमारा कौमी तराना शायरी की सिन्फ मुखम्मस में ही तहरीर किया गया है।
مثال کے طور پر پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ مسدس، ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے۔ الطاف حسین حالی کی مشہور مسدس مد و جزر اسلام مسدس کی ایک خوبصورت شکل ہے، اور مثال کے طور پر آپ مسدس حالی کا کوئی بھی ایک بند یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قطع کسے کہتے ہیں۔ قطع کے لغوی معنی ہیں ٹکڑا۔ نظم کی وہ قسم جس میں کوئی ایک بات بیان کی جاتی ہے، اس میں مطلع نہیں ہوتا اور کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں۔ عام طور پر 4 مصروں پر مشتمل ایک بند بھی قطع کہلاتا ہے۔ مناجات، مناجات کے لغوی معنی ہیں دعا۔ مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک معمولی سا فرق ہے، حمد اور مناجات میں حمد میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ مثال کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب آپ کو بتاتے ہیں منقبت کیا ہوتی ہے۔ منقبت کے بھی لغوی معنی تعریف اور توصیف کے ہیں۔ منقبت نظم کی وہ خاص صنف ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی خوبیاں اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ مثال کے طور پہ کسی بھی منقبت کا کوئی شعر اپنی پسند کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ملی شاعری۔ ملی شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں عالم اسلام کی ترقی اور فلاح کا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر آپ کی کتاب کے اندر علامہ اقبال کی ایک نظم موجود ہے دنیا اسلام، آپ یہاں پر اس کا کوئی بھی شعر لکھ سکتے ہیں، وہ ملی شاعری کا ایک نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی شاعری کیا ہوتی ہے۔ ملی شاعری اور قومی شاعری میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ملی شاعری میں عالم اسلام کی ترقی اور فلاح کا ذکر ہوتا ہے، اس کے برعکس قومی شاعری سے مراد وہ مقصدی شاعری ہے جو قومی امنگوں کی ترجمان ہو اور جس میں قوم کا درد، قوم کی خوشحالی کی تمنا اور ترقی کی آرزو ہو۔ اور مثال کے طور پر یہاں پر جمیل الدین عالی کی جو نظم جیوے جیوے پاکستان لکھی ہوئی ہے آپ کی کتاب میں، آپ اس کے اشعار لکھ سکتے ہیں، یا پھر اور بھی بہت ساری قومی شاعری ہے موجود جس کے آپ ترانے سنتے رہتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کا بھی شعر یہاں پر لکھ دیجئے۔ ملی شاعری کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مزاحیہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ وہ نظم جس کے اشعار مزاح کا رنگ لیے ہوئے ہوں اس کو مزاحیہ شاعری کہا جاتا ہے۔ اور مزاحیہ شاعری میں مثال کے طور پر آپ دلاور فگار کی جو نظم موجود ہے اس کے اندر سے کوئی بھی شعر منتخب کر کے لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی اور مزاحیہ نظم پسند ہو یا آپ کو معلوم ہو تو آپ اس میں سے کوئی بھی شعر یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مزاحیہ شاعری کی تعریف کے ساتھ لیکچر ختم ہوا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، جس میں ہم آپ کو یہ والا سارا کام کروائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔